मैं हमेशा से हॉरर फिल्मों का बहुत बड़ा प्रशंसक रहा हूं। ये कहानी उस समय की है जब फिल्म पैरानॉर्मल एक्टिविटीज सिनेमाघरों में आई थी। मैं अपने दो दोस्तों जेम्स और एंडी के साथ वह फिल्म देखने गया था। ये कहने की जरूरत नहीं, फिल्म देखने के बाद हम बहुत रोमांचित थे। किसी घर में जाकर वहां अलौकिक घटनाओं का गवाह बनना, इस विचार ने हमें जबरदस्त रोमांच का अनुभव कराया। एक शाम मैं और एंडी जेम्स के घर स्लीप ओवर के लिए गए। हम जेम्स के कमरे में आराम से बैठे हुए थे। जेम्स ने ऑनलाइन पढ़े कुछ लेखों के बारे में बात करना शुरू किया, जिनमें दावा किया गया था कि भूतिया घर सच में होते हैं। मैं उसकी बेडरूम की खिड़की के पास बैठा था और सिगरेट पी रहा था। तभी एंडी ने कहा, क्रिस, मुझे भी एक कश दे। मैंने सिगरेट उसे पकड़ा दी और कहा, मैंने भी ऐसे कई लेख पढ़े हैं। काश हम भी किसी भूतिया घर जा पाते। एंडी ने खिड़की से धुआं बाहर छोड़ते हुए जवाब दिया, किसने कहा कि तुम नहीं जा सकते? और रहस्यमयी नजरों से मुस्कुराने लगा। जेम्स ने हैरान आवाज में कहा, तुम्हारा क्या मतलब है? एंडी हमारी तरफ मुड़ा और बोला, क्रिस्टल लेक के पास एक घर है। वो हमारे शहर से आधे घंटे की दूरी पर है। लोग कहते हैं कि वो घर भूतियां हैं। जेम्स ने अपना सिर खुजलाते हुए कहा, ओह, तुम मिलार्ड हाउस की बात कर रहे हो? मुझे इस जगह के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी, तो मैंने उनकी बातचीत में टोकते हुए पूछा, कौन सा घर? मिलार्ड कौन है? जेम्स तुरंत अपने बिस्तर से उठ गया और अपना लैपटॉप ऑन कर लिया। उसने कुछ मिनट इंटरनेट पर सर्फ किया और फिर बोला, हां, मैं सही था। मैंने इस जगह के बारे में पढ़ा है। इस घर का इतिहास बहुत डरावना है। सालों पहले वहां एक आदमी रहता था जिसका नाम विलियम मिलार्ड था। उसकी एक खूबसूरत बेटी थी, लेकिन वह आदमी बहुत सख्त था और अपनी बेटी को शायद ही कभी घर से बाहर जाने देता था। एक दिन उसे पता चला कि उसकी बेटी का उनके डाकिये के साथ अफेयर चल रहा है। मिस्टर मिलार्ड इतने गुस्से में आ गए कि उन्होंने अपना आपा खो दिया और अपनी बेटी को सीढ़ियों से नीचे धक्का दे दिया। बेटी की कमर टूट गई। वह कभी इंसानों की तरह चल नहीं सकी। कुछ लोग कहते हैं कि वह रात में पूरे घर में कुत्ते की तरह रेंगती थी। इस घटना के एक हफ्ते बाद राहगीरों ने पुलिस को फोन किया और घर से आ रही सड़ी हुई बदबू की शिकायत की। जब पुलिस घर में दाखिल हुई तो उन्होंने देखा कि मिस्टर मिलार्ड की लाश सीढ़ियों के पास पड़ी थी। वह सीढ़ियों से गिर गए और उनकी गर्दन टूट गई। उन्होंने बेटी को उसके बिस्तर पर मरा हुआ पाया। मैं मुस्कुराया और बोला, इसमें डरावना क्या है? शायद बेटी ने अपने पिता से बदला लिया और बाद में खुद भी अपनी जान ले ली। जेम्स ने बड़ी बड़ी आंखों से मेरी तरफ देखा और कहा, फॉरेंसिक रिपोर्ट के अनुसार बेटी की मौत 20 मार्च को दोपहर 1 बजे अपने बिस्तर पर हुई थी और मिस्टर मिलार्ड की मौत का समय घोषित किया गया 20 मार्च रात 1 बजे। घर में जबरन घुसने के कोई निशान नहीं थे। तो हां, लोग कहते हैं कि बेटी की गुस्से वाली आत्मा ने उसके पिता को मार डाला। एंडी ने कहा, जगह देखना चाहोगे? क्या कहते हो? जेम्स और मैंने उसकी बात मान ली और हमने तय किया कि उस वीकेंड क्रिस्टल लेक जाएंगे। मैंने अपने भाई की कार ली और हम एक शनिवार की शाम निकल पड़े। हम डर का एहसास करना चाहते थे, इसलिए हमने अंधेरा होने के बाद जाने का फैसला किया। मैं इस फैसले का हमेशा पछतावा करूंगा। एंडी सही था। वहां पहुंचने में हमें 30 से 35 मिनट लगे। उस जगह का नाम क्रिस्टल लेक बिल्कुल सही था, क्योंकि झील का पानी पूरी तारों भरी रात के आसमान को आईने की तरह प्रतिबिंबित कर रहा था। हमने अपनी कार झील के पास पार्क कर दी। वह पूर्णिमा की रात थी। चांदनी पूरे इलाके में बिखरी हुई थी। मिलार्ड का घर झील के दूसरी ओर एक विशालकाय की तरह खड़ा था। हमें यह नहीं पता था कि घर तक पहुंचने के लिए हमें झील पार करनी होगी। सौभाग्य से झील के लकड़ी के प्लेटफॉर्म पर 2 छोटी नावें बंधी हुई थीं। हमारे चारों ओर का माहौल बहुत डरावना लग रहा था। खुले इलाके के कारण हम हर एक आवाज साफ साफ सुन सकते थे। झींगुरों की आवाज, गुजरती हुई खोखली हवा और झील में उठती पानी की लहरें। जेम्स ने अपनी कार लॉक की और हम एक नाव पर सवार हो गए। जेम्स और मैंने नाव चलानी शुरू की, जबकि एंडी ने हमारी टॉर्च ठीक की। जब हम झील के दूसरी ओर पहुंचे तो घर पहले से कहीं ज्यादा डरावना लग रहा था। टूटी हुई खिड़कियां ऐसे लटक रही थीं जैसे वे किसी भी पल गिर जाएंगी। घर की दीवारों पर हर जगह घास फूस उगाई थी। घर से कहीं से भी रोशनी की कोई किरण नहीं आ रही थी। हम घर के बरामदे पर पहुंचे और मुख्य दरवाजा धक्का दिया। मुख्य दरवाजा जोरदार चरमराती आवाज के साथ खुला, जिससे साफ था कि यहां दशकों से कोई इंसान नहीं आया था। एंडी ने अंदर टॉर्च की रोशनी डाली और अचानक चमगादड़ों का एक झुंड हमारे सिर के ऊपर से उड़ गया, जिससे हम बुरी तरह डर गए। मैंने तनाव भरी आवाज में कहा, दोस्तों, क्या तुम सब वाकई इसके लिए तैयार हो?
एंडी ने जवाब दिया। अब बस करो, बच्चे मत बनो। जेम्स और एंडी अंदर चले गए और मुझे भी उनके पीछे जाना पड़ा। पूरा घर अंधेरे में डूबा हुआ था। हमारे पास केवल एक टॉर्च और टूटी हुई खिड़की से आती फीकी चांदनी ही रोशनी का एकमात्र स्रोत थी। हमें एहसास हुआ कि हम घर के लिविंग रूम में खड़े हैं और देखा कि कमरे के बीचों बीच एक विशाल सीढ़ी पड़ी है। जेम्स ने धीमी आवाज में कहा, यही वो सीढ़ी है जहां से मिस्टर मिलार्ड नीचे गिर गए थे और उनकी गर्दन टूटने से उनकी मौत हो गई थी। पूरे घर में जाले और धूल जमी हुई थी। मैंने तो घर की छत से लटके हुए कुछ चमगादड़ भी देखे। एंडी ने अपनी टॉर्च बाईं ओर के कोने में घुमाई और मजाकिया अंदाज में बोला, देखो दोस्तों, ये देखो। हमने देखा कि बाएं कोने की दीवार पर एक पेंटिंग टंगी हुई थी। हम वहां गए और देखा कि वह एक ओनेल पेंटिंग थी जिसमें एक गुस्सैल चेहरे वाला बूढ़ा आदमी चिमनी के पास खड़ा था और ठीक उसके बगल में एक लड़की जिसकी उम्र लगभग 17 से 18 साल रही होगी कुर्सी पर बैठी थी। ये जरूर मिस्टर होंगे मिलार्ड और उनकी बेटी होंगे, जेम्स ने कहा। लड़की वाकई में खूबसूरत थी, लेकिन उस तस्वीर में भी कोई आसानी से देख सकता था कि वह कितनी ज्यादा उदास थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंखों से कभी भी आंसू गिर सकते हैं। एंडी ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, अगर वह मेरी होती तो मुझे भी उसे दूर ही रखना पड़ता। उसके घिनौने मजाकों से मैं सच में बहुत चिढ़ रहा था। मैंने कहा, तुम्हें ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए, ये बहुत ही अपमानजनक है यार। सोचो उसने कितनी यातनाएं झेली होंगी। एंडी ने कंधे उचकाकर जवाब दिया, हाँ जो भी हो, और सीढ़ियों की ओर बढ़ने लगा। जेम्स ने कहा, कहां जा रहे हो? उसने जवाब दिया, चलो बेटी का कमरा देखते हैं। हम यहां तक आए हैं तो थोड़ी देर घर में घूम ही लेते हैं। वैसे भी साफ है कि यहां कोई भूत वूत नहीं है। जेम्स भी उसका पीछा करने लगा। मैं भी उनके साथ जाने के लिए मुड़ा, लेकिन तभी मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने किसी के हंसने की आवाज सुनी हो। मैं रुक गया और बोला, दोस्तों क्या तुमने वो सुना? जेम्स ने कहा, क्या सुना क्रिस? इससे पहले कि मैं बता पाता कि मैंने क्या अनुभव किया, मैंने ऊपर से एंडी को कहते सुना, अब बस करो, अपनी लड़कियों जैसी नखरे बंद करो। मुझे बहुत अपमानित महसूस हुआ और मैंने तय किया कि अब एंडी से एक शब्द भी नहीं बोलूंगा। जैसे ही मैं ऊपर की ओर चला, मैंने सुना कि लकड़ी की सीढ़ियां मेरे पैरों के दबाव से चरमरा रही थीं। ऊपर पहुंचने के बाद मैंने देखा कि जेम्स और एंडी एक बंद दरवाजे के सामने खड़े हैं। मैंने पूछा, क्या हुआ? जेम्स ने दरवाजे का हैंडल घुमाते हुए जवाब दिया, मुझे लगता है दरवाजा जाम हो गया है, ये खुल नहीं रहा है। एंडी ने कहा, लाइट पकड़ो, मुझे कोशिश करने दो। एंडी ने बहुत कोशिश की, लेकिन दरवाजा खोल नहीं पाया। हम सब बंद दरवाजे के सामने खड़े थे और सोच रहे थे कि अब क्या करें। तभी हमें हंसी की आवाज सुनाई दी। अचानक आई उस आवाज से सब चौंक गए। मैंने घबराई हुई आवाज में कहा, जेम्स, मैंने ये आवाज नीचे भी सुनी थी। मुझे लगता है हमें अब यहां से निकल जाना चाहिए। अब बहुत हो गया दोस्तों। एंडी ने चारों ओर टॉर्च की रोशनी डाली, लेकिन हमें कोई दिखाई नहीं दिया। फिर उसने जिज्ञासु आवाज में कहा, शायद ये आवाज इसी कमरे से आ रही है। मुझे नहीं पता तुम मेरी बात मानोगे या नहीं, लेकिन अचानक दरवाजे का हैंडल अपने आप क्लिक हुआ और दरवाजा खुल गया। हमने तुरंत कमरे की ओर देखा। वो एक पुराना धूल भरा कमरा था। बीच में एक छोटी फटी हुई गंदी सी खाट पड़ी थी। खिड़की से आती फीकी चांदनी कमरे को हमारी आंखों के लिए काफी हद तक रोशन कर रही थी। हम कमरे में कदम रखने ही वाले थे कि फिर से वही हंसी की आवाज सुनाई दी। वो किसी महिला की दबे हुए हंसी की आवाज थी। मेरी गर्दन के पीछे के बाल खड़े हो गए। मैंने फुसफुसाती आवाज में कहा, दोस्तों चलो यहां से। अचानक जेम्स ने खिड़की की ओर मुंह किए हुए बिस्तर के किनारे की ओर इशारा किया और डरी हुई आवाज में कहा, क्या? वो क्या है एंडी? मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे खिड़की के पास कोई कुत्ते जैसा जीव बैठा हो, लेकिन वहां इतना अंधेरा था कि हम ठीक से कुछ देख नहीं पा रहे थे। एंडी ने उस दिशा में टॉर्च की रोशनी डाली और हमारा खून ठंडा पड़ गया। वहां खिड़की के पास जमीन पर एक लड़की थी। वह मेंढक की तरह खड़ी थी। वह जमीन की ओर मुंह किए हुए थी। एक पल के लिए हम में से कोई भी एक शब्द भी नहीं बोल सका। ऐसा लगा जैसे उसी पल हमारे सभी दिलों की धड़कन रुक गई हो और हम अब हिल भी नहीं सकते थे। लड़की ने अपना चेहरा ऊपर उठाया और टॉर्च की रोशनी टिमटिमाने लगी। हम उसकी शक्ल ठीक से नहीं देख पाए क्योंकि रोशनी टिमटिमा रही थी, लेकिन फिर बिना किसी वजह के टॉर्च बार बार जल बुझने लगी और हर बार जब रोशनी चमकती, हम लड़की का डरावना चेहरा बदलते हुए भावों के साथ देख सकते थे। पहली चमक में हमने उसका उदास चेहरा देखा। दूसरी चमक में हमने उसके चेहरे पर कान से कान तक फैली एक बड़ी मुस्कान देखी।
तीसरी चमक में हमने उसका भावहीन चेहरा देखा, जिसकी बड़ी बड़ी सफेद आंखें थीं, जैसे वह हमारे आर पार देख सकती हो। हम इतने हैरान थे कि भागना तक लगभग भूल ही गए थे। तभी लड़की ने वहीं रीढ़ में सिहरन पैदा कर देने वाली हंसी निकाली और भूखे राक्षस की तरह तेजी से हमारी ओर रेंगने लगी। आखिरकार हम सबको होश आया और हम अपनी जान बचाने के लिए दौड़ पड़े। जेम्स और मैं आगे थे और एंडी हमारे पीछे दौड़ रहा था। जेम्स बार बार कह रहा था, भागो भागो। एंडी 10 साल के बच्चे की तरह चिल्ला रहा था, कह रहा था, मुझे यहां मत छोड़ना प्लीज, वह मेरे पीछे है। हम मुख्य दरवाजे तक पहुंच गए और एंडी के लिए मुड़े। हमने देखा कि एंडी सीढ़ियों पर लगभग आधे रास्ते तक पहुंच चुका था और लड़की जानवर की तरह उसके पीछे पीछे रेंग रही थी। किसी तरह हम सब घर से बाहर निकलने में कामयाब हो गए और नाव पर कूद गए। एंड्रयू डर के मारे टॉर्च झील में गिरा बैठा। जेम्स और मैंने पागलों की तरह चप्पू चलाना शुरू कर दिया। एंडी नाव पर बैठा था, उसकी पीठ घर की ओर थी। वह इतना डर गया था कि बार बार कह रहा था, मुझे अब भी उसकी डरावनी हंसी सुनाई दे रही है, चप्पू तेज चलाओ, तेज चलाओ। जेम्स और मुझे एहसास हुआ कि वह सदमे में चला गया है, क्योंकि जहां तक हमारी नजर गई घर के सामने कोई नहीं था। जेम्स ने धीमी हांफती आवाज में कहा, शायद वह घर से बाहर नहीं जा सकती। मैंने कुछ नहीं कहा, बस चप्पू चलाता रहा। मुझे आज भी नहीं पता कि उस रात हम घर कैसे लौट पाए, लेकिन उस घटना के बाद से उससे जुड़ी खबरें, कोई भी भूतिया जगह मुझे पसीना पसीना कर देती है। मेरे माता पिता हमेशा झगड़ते रहते थे। तब मैं हाई स्कूल में था। एक दिन मैं और बर्दाश्त नहीं कर सका और गुस्से में घर से बाहर निकल गया। हमारे इलाके के पास एक छोटा सा समुद्र तट था। मैं अक्सर रात को वहां टहलने जाया करता था। समुद्र से आने वाली ठंडी हवा मुझे तनाव में हमेशा शांत कर देती थी। समुद्र तट पर एक पुराना सुनसान घर खड़ा था। जब भी मैं समुद्र तट पर आता, वह घर मुझे किसी तरह आकर्षित करता था, लेकिन मैं कभी अंदर नहीं गया। उस रात मैं बहुत परेशान था। मेरे पास थोड़ा सामान था, तो मैंने सोचा कि उस घर के अंदर जाकर पी लूं, क्योंकि रात में पुलिस समुद्र तट पर गश्त करती है। यह एक 2 मंजिला लकड़ी का घर था। उस पर पौधों की छोटी छोटी कोंपलें उग रही थीं। हालांकि दरवाजा बंद था, मुझे अंदर जाने के लिए एक टूटी हुई खिड़की मिल गई। वह खिड़की नीचे की मंजिल के एक छोटे बेडरूम में खुलती थी। वहां एक जर्जर बिस्तर, एक टूटी हुई कुर्सी और फर्श पर बहुत सारा धूल और कचरा पड़ा था। उस कमरे से एक लंबा गलियारा एक हॉल और पहली मंजिल के कमरों की सीढ़ियों की ओर जाता था। मैं कई बार कैंपिंग ट्रिप्स और अकेले यात्राओं पर जा चुका हूं, इसलिए उस पुराने सुनसान घर में अकेले रहना मुझे शुरू में परेशान नहीं कर रहा था। मैंने कमरे के कोने में पड़ी एक डिब्बा उठाया और उसे खिड़की के पास रखकर उस पर बैठ गया, जहां से मैं घर में आया था। हवा मेरे बालों से खेल रही थी और मेरा परेशान मन धीरे धीरे शांत होने लगा था। तभी मैंने किसी की फुसफुसाती हुई आवाज सुनी। मैं थोड़ा नशे में था, तो कमरे में इधर उधर देखने के बाद जब कुछ नहीं मिला तो मैंने उसे नजरअंदाज कर दिया, सोचकर कि यह कोई छलावा है। मेरा दिमाग मेरे साथ खेल कर रहा था। समुद्र की लहरें और चांदनी मिलकर खिड़की से दिखने वाले दृश्य को बहुत सुकून भरा और सपनों जैसा बना रही थी। पता नहीं मैं वहां कितनी देर तक वैसे ही बैठा रहा, लेकिन मेरा ध्यान एक बेहद अप्रत्याशित घटना से भटक गया। जब एक आदमी की फुसफुसाती आवाज मेरे कानों तक आई, क्या मुझे लाइटर मिल सकता है? मैं तुरंत उठ गया और आवाज की तरफ मुड़ा। मैं स्कूल में बास्केटबॉल खेलता था, इसीलिए मैं एक काफी स्वस्थ और मजबूत कदकाठी वाला किशोर हूं। मैंने हैरानी से जवाब दिया, क्या बकवास है ये? और देखा कि कमरे के बीचों बीच एक औसत कद का दुबला पतला आदमी अजीब सी मुस्कान के साथ खड़ा है। मेरे अचानक रक्षात्मक होने पर वह भी डर गया, जो मैं उसके चेहरे से समझ सकता था। उसने फिर उसी धीमी आवाज में कहा, आपको परेशान करने के लिए माफ कीजिए। असल में मुझे यह सुनसान घर अभी अभी मिला और सोचा कि आज रात यहीं रुक जाऊं। उसके कपड़ों से साफ पता चल रहा था कि शायद यह आदमी बेघर है। उसका चेहरा साफ बता रहा था कि वह बहुत कमजोर है और कई दिनों से कुछ खाया नहीं है। मैंने कहा, कोई बात नहीं, मैं भी यहां नहीं रहता, बस सिगरेट पीने आया था। यह रहा मेरा लाइटर, और मैंने उसे लाइटर पकड़ा दिया। उसने फिर उसी अजीब मुस्कान के साथ जवाब दिया, धन्यवाद, मैं जेरेमी कार्टर हूं। और आप? मैंने बेरुखी भरी आवाज में जवाब दिया, मैं केविन हूं, मैं पास की गली में रहता हूं। उस आदमी ने मुझे मेरा लाइटर वापस कर दिया और जाकर बिस्तर पर बैठ गया। फिर उसने कहा, अगर आप चाहें तो आज रात इस कमरे में रुक सकते हैं, मैं घर छोड़ सकता हूं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी।
मैंने एक बार फिर सीट की तरफ देखा और जवाब दिया, इसकी जरूरत नहीं है, मैं थोड़ी देर बाद चला जाऊंगा। मैंने उससे पूछा कि वह अंदर कैसे आया, तो उसने जवाब दिया, वह घर के पीछे से चढ़कर पहली मंजिल की बालकनी से अंदर आया था। हमने बातचीत शुरू कर दी क्योंकि वह नुकसानदायक नहीं लग रहा था। उस आदमी ने सिगरेट का पहला कश लिया और थोड़ा खांसा। मैंने उससे पूछा, यह घर काफी समय से खाली है ना? अगर तुम यहां भी रहो तो शायद किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। आदमी ने धीमी लेकिन तीखी आवाज में हंसते हुए कहा, लगता है तुम्हें इस घर के इतिहास के बारे में पता नहीं है। मेरे चेहरे पर जिज्ञासा की झलक आ गई। मैंने पूछा, कौन सा इतिहास? आदमी ने धुएं के बादल छोड़ते हुए कहा, यह घर कभी एक बुजुर्ग विवाहित जोड़े का था। उस जोड़े के अपने कोई बच्चे नहीं थे। लोग कहते हैं कि इस खालीपन की भावना ने उनके बीच समस्याएं पैदा कर दी थीं। पत्नी हमेशा झगड़ा करती रहती थी। वह इतनी कड़वी हो गई थी कि पति अक्सर रात घर के बाहर ही बिताता था। एक रात बहुत तेज बारिश हो रही थी। पति बहुत नशे में घर लौटा। उसने जोर से अपनी पत्नी का नाम पुकारा। वह अपनी जहरीली पत्नी से बहुत सारी कड़वी बातें सुनने की उम्मीद कर रहा था, लेकिन इस बार घर में गहरा सन्नाटा था। चाहे उसने कितनी भी बार उसका नाम पुकारा, पत्नी ने कोई जवाब नहीं दिया। वह ऊपर वाले कमरे की ओर दौड़ा और उसने देखा कि उसकी पत्नी की निर्जीव देह छत से लटकी हुई थी। भले ही उसकी पत्नी ने उसकी जिंदगी को नर्क बना दिया था, फिर भी वह उससे प्यार करता था। लोग कहते हैं पति ने भी उसी कमरे में आत्महत्या कर ली थी। मैं मुस्कुराया और बोला, खैर, हर घर का अपना एक इतिहास होता है। यह सुनना भयानक है, लेकिन यह बहुत समय पहले हुआ था। अब इसमें क्या समस्या है? आदमी ने फिर धीमी आवाज में खांसते हुए कहा, लोग कहते हैं कि पत्नी की आत्मा आज भी इस जगह पर भटकती है, अपने पति को ढूंढती रहती है। मैंने तो आधी रात के आसपास सीढ़ियों और गलियारे में कदमों की आहट भी सुनी है। इसी वजह से मैं तभी इस घर में रात बिताने का फैसला करता हूं जब मेरे पास और कोई जगह नहीं होती। हमारे कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। मेरी नजर सामने के अंधेरे गलियारे पर गई और सच कहूं तो मुझे सिहरन सी महसूस हुई। लेकिन फिर मैंने कहा, ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं और बुरा मत मानिए, लेकिन जब इंसान नशे में होता है तो बहुत कुछ सुनाई देता है। और मैंने माहौल हल्का करने के लिए हंसते हुए कहा। कमरे की असहज चुप्पी को तोड़ते हुए मैंने पूछा, ऊपर वाला कमरा कैसा दिखता है? आदमी ने कहा, बिखरा हुआ और अव्यवस्थित है, लेकिन इस कमरे से बेहतर हालत में है। मैंने कहा, मैं कभी ऊपर नहीं गया हूं। असल में मैं आज ही इस घर में आया हूं। आदमी तुरंत उठ खड़ा हुआ और घबराई हुई आवाज में बोला, तुम्हें कभी ऊपर नहीं जाना चाहिए। उसे यह बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। इसके पहले कि मैं कुछ और पूछ पाता, वह आदमी मेरी तरफ दौड़ता हुआ आया और डरी हुई आवाज में बोला, क्या तुमने वो सुना? वह आदमी मेरे बहुत करीब खड़ा था, जिससे मैं भी थोड़ा डर गया। मैंने टूटी फूटी आवाज में कहा, क्या सुनूं? फिर उस आदमी ने धीरे धीरे अपनी नजरें गलियारे की ओर घुमाई और कहा, वह आ रही है, उसके कदमों की आहट सुनो। मैं उसे ऐसी बेवकूफी भरी बातें करने से दूर धकेलने ही वाला था, लेकिन इससे पहले कि मैं ऐसा कर पाता, मेरी सारी इंद्रियां सतर्क हो गईं। मैंने कदमों की आवाज सुनी। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई सीढ़ियों से नीचे उतर रहा है। मेरे कानों को यकीन नहीं हो रहा था कि मैं क्या सुन रहा हूं। मैंने सिगरेट खिड़की से बाहर फेंक दी और खड़ा हो गया। इस बार कदमों की आहट और करीब आ रही थी। उस आदमी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा, चलो, हमें बिस्तर के नीचे छुपना होगा, नहीं तो वह। चलो, मैं पहले से ही नशे में था और ये अचानक हुई घटनाएं मेरी तर्क शक्ति को बंद करने के लिए काफी थीं। खिड़की से कूदे बिना मुझे नहीं पता क्यों मैंने इस अनजान अजीब आदमी की बात मान ली। वह आदमी बिस्तर के नीचे रेंग गया और मैंने भी वही किया। मैं बिस्तर के नीचे लेटा हुआ था और मेरा दिल बहुत तेज धड़क रहा था। वह आदमी मेरी बाईं ओर था। उसकी आंखें भी चौड़ी और डरी हुई थीं। उसने अपने पतले गंदे उंगली को होंठों पर रखकर मुझे बिल्कुल चुप रहने का इशारा किया। कदमों की आवाज हर मिनट और करीब आती जा रही थी। मुझे लग रहा था कि मेरा दिल कभी भी मेरे मुंह से बाहर आ जाएगा। मैं बिस्तर के नीचे पड़ी जमीन को देख सकता था। मेरी नजरें दरवाजे पर टिकी थीं, क्योंकि मुझे किसी के भी अंदर आने की उम्मीद थी। मैं बार बार अपने दिमाग को समझा रहा था कि ये सब मेरे दिमाग का वहम है, लेकिन कदमों की आवाज इतनी हकीकत लग रही थी। लेकिन जो अगला हुआ उसने मेरी सारी अटकलों को बंद कर दिया। एक जोड़ी पैर, जिन पर महिलाओं की हील्स थीं, कमरे में दाखिल हुए। मैं बाईं ओर मुड़ा और देखा कि वह आदमी वहां नहीं था। मैंने मन ही मन सोचा, साला कमीना मुझे इस भूतिया घर में छोड़कर भाग गया।
मैं कदमों की आवाज में इतना उलझ गया था कि मुझे पता ही नहीं चला कब वह आदमी चुपके से इस कमरे से निकल गया। वो जोड़ी पैर कमरे में घूमने लगी। मुझ में अब इतनी हिम्मत नहीं बची थी कि बाहर निकलकर किसी मरी हुई औरत के भूत का सामना कर सकूं, इसीलिए मैं चुप रहा। वे पैर खिड़की तक गए और फिर दरवाजे की ओर मुड़ गए। वो बाहर जाने ही वाले थे और मुझे राहत महसूस हुई। सोच रहा था जैसे ही वो बाहर जाएंगी मैं हमेशा के लिए यहां से निकल जाऊंगा। लेकिन ठीक दरवाजे की चौखट पर वे पैर रुक गए। अब वे बिस्तर की ओर मुड़ गए और मेरे कानों में एक औरत की आवाज आई, मैं तुम्हें देख सकती हूं। मेरा चेहरा पीला पड़ गया। पसीने की बूंदें मेरे माथे पर इकट्ठा हो गईं। मैं जोर जोर से सांस लेने लगा क्योंकि वे पैर अब बिस्तर की ओर आ रहे थे। जब वह मेरे सामने पहुंची तो मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं। मुझे पता था कि अब यह औरत बिस्तर के नीचे झांकेगी और शायद मुझे मार डाले। मैं बस यही उम्मीद कर रहा था कि किसी तरह यहां से जिंदा निकल जाऊं। तभी मुझे फिर से उस औरत की आवाज सुनाई दी और उसने कहा, तुम आखिर हो कौन? मैंने हांफते और घबराए हुए अपनी आंखें खोलीं और देखा कि एक बूढ़ी औरत मुझे हैरान आंखों से देख रही थी। उसने कड़क आवाज में मुझसे कहा, बाहर निकलो, अभी के अभी। तुम बेवकूफ किशोरों ने मेरे घर को स्मोकिंग जोन बना दिया है। बाहर निकलो। मैं धीरे धीरे बिस्तर के नीचे से बाहर निकला और वहां खड़ा हो गया, चेहरे पर बिल्कुल अनजान सा भाव ली। मैंने उस औरत को पूरी स्थिति समझाई और बताया कि कैसे एक आदमी जिसका नाम जेरेमी कार्टर है, उसने मुझे एक बेहुदा भूत की कहानी सुनाकर डरा दिया। औरत और भी ज्यादा गुस्सा हो गई और बोली, क्या ये कोई मजाक है? क्या तुम मुझसे चालाकी करने की कोशिश कर रहे हो? मैं उसकी बातों को समझ नहीं पाया, इसीलिए बस उसे खाली खाली नजरों से देखता रहा। वह ऊंची आवाज में बोली, मेरे पति जेरेमी कार्टर की तो बहुत समय पहले ही मौत हो चुकी है। जब भी मैं अपने पुराने घर में किसी किशोर को सिगरेट पीते पकड़ता हूं तो वह मुझे वही बकवास कहानी सुनाता है। क्या तुम्हारे पास जिंदगी में करने के लिए कुछ और नहीं है सिवाय इसके कि एक बूढ़ी औरत को परेशान करो और उसके उस घर को तहस नहस करो जिसे वह बेचने की कोशिश कर रही है? मेरा सिर जोर से दर्द करने लगा, जैसे किसी ने मेरे पैरों के नीचे से जमीन ही खींच ली हो। इतनी देर तक मैं भूत के साथ था और अब मैं सोच भी नहीं पा रहा था। मैं तुरंत ही उस घर से भाग गया। वह औरत खिड़की के पास खड़ी रही और मुझे ऐसी बेवकूफी भरी शरारत करने के लिए कोसती रही। कुछ दिन बाद मैं अपने पापा से बात कर रहा था जब मैंने उनसे समुद्र किनारे वाले घर के बारे में पूछा। मेरे पापा ने वही कहानी सुनाई जो उस रात जेरेमी कार्टर ने मुझे बताई थी और साथ में यह भी जोड़ा, कई लोगों ने पति के भूत को देखा है। अब तक मुझे पूरा यकीन हो गया था कि जिसने खुद को जेरेमी कार्टर बताया था वही मरा हुआ पति था। लेकिन मेरे पापा ने कहानी में थोड़ा और विस्तार जोड़ा। उन्होंने कहा कि कई शहर वाले यह दावा करते हैं कि उन्होंने एक बूढ़ी औरत का भूत भी देखा है जो रात में उस घर के आसपास मंडराती है, और अगर आप उससे मिलते हैं तो वह खुद को जेरेमी कार्टर की पत्नी बताकर घर बेचने की कोशिश करती है। मुझे अब भी यकीन नहीं होता कि उस सुनसान समुद्र किनारे वाले घर में मेरी दो डरावनी आत्माओं से मुलाकात हुई थी। तब से मैं कभी उस जगह नहीं गया। मेरी बहन और मैं साथ में बड़े हुए हैं। इस समय वह 25 साल की है। हर वीकेंड मैं उसे एक मानसिक अस्पताल में मिलने जाता हूं। हाँ, वह पिछले 10 सालों से वहीं है। जब यह भयानक घटना घटी और हमारी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई, तब मैं 13 साल का था और वह 15 साल की थी। मेरे पापा एक आर्किटेक्ट हैं, इसलिए हम बहुत यात्रा करते थे। एक बार उन्हें एक पुराने घर को होटल में बदलने का नया प्रोजेक्ट मिला। हम बहुत छोटे थे जब हमारी मां लंबी बीमारी के बाद गुजर गईं, इसलिए हम एक दूसरे का ख्याल रखते थे। एक हफ्ते के भीतर हम उस पुराने घर में चले गए। घर की हालत बहुत खराब थी, लेकिन एस्टेट कंपनी ने हमारे रहने के लिए पुराने घर के पास एक छोटा सा घर इंतजाम कर दिया था। अचानक शहर से गांव में आना हमारी जिंदगी पर गहरा असर डाल गया। हमें लंबी दूरी की समस्या के कारण स्कूल भी बदलना पड़ा। पुराना घर हमारे घर के पीछे स्थित था। मेरी बहन के कमरे से वह घर साफ दिखाई देता था। भले ही मेरे पिता और डेजी नए जगह पर जाने को लेकर काफी उत्साहित थे, लेकिन मैं खुश नहीं था। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन उस पुराने सुनसान घर को देखकर मुझे शुरू से ही नकारात्मक एहसास हुआ, पर समय के साथ चीजें स्पष्ट होने लगीं। सुबह के समय पापा अपने मजदूरों के साथ उस घर में चले जाते थे और अपने काम में व्यस्त हो जाते थे, जबकि डेजी और मैं स्कूल जाते थे। हमारा स्कूल हमारे घर से 15 मिनट की पैदल दूरी पर था। हम साइकिल चलाकर जाते थे। मेरी बहन हमेशा से ही बहुत मिलनसार रही है और दोस्त बनाने में माहिर रही है। वह नए बच्चों के साथ आसानी से घुल मिल जाती थी। मैंने भी कुछ दोस्त बनाए थे।
एक दिन मैं स्कूल में अकेला बैठा था, तभी मैंने अपने पास दो लड़कियों को बातें करते सुना। एक सुनहरे बालों वाली लड़की दूसरी लड़की से कह रही थी, तुम्हें पता है, डेजी ने कहा कि हम उसके घर पर पार्टी कर सकते हैं। उसने कहा, यहाँ पास में एक पुराना घर है और पापा भी इस वीकेंड शहर से बाहर जा रहे हैं। मुझे थोड़ी हैरानी हुई कि उसने पापा से पूछे बिना ही अपने दोस्तों को बुला लिया। घर लौटते समय मैंने उससे पूछा, डेजी, तुम अपने दोस्तों के साथ पुराने घर में पार्टी क्यों करने जा रही हो? वह मुझे अजीब नजरों से देखने लगी और बोली, हाँ, प्लीज डैड को मत बताना मार्था, ये मेरे लिए पॉपुलर होने का अच्छा मौका है, समझी? मैंने चिंतित आवाज में कहा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये कोई अच्छा आइडिया है। वो घर मुझे थोड़ा डरावना लगता है। डेजी हंस पड़ी और बोली, अरे रिलैक्स करो, अगर तुम वादा करो कि डैड को नहीं बताओगी तो मैं तुम्हारे लिए एक बियर चुपके से ले आऊंगी, ठीक है? वो फिर से हंसने लगी और अपनी साइकिल आगे चलाने लगी। मैं चुप रहा, बियर के लिए नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि वह बहुत समय बाद खुश और उत्साहित थी। डैड 3 दिनों के लिए बाहर चले गए। जाने से पहले उन्होंने हमसे कहा, लड़कियों, शाम 7 बजे के बाद बाहर नहीं जाना और घर में कोई दोस्त नहीं आना चाहिए। इन 3 दिनों के लिए अच्छे रहना, मैं कॉल करूंगा, ठीक है? ख्याल रखना मेरी प्यारी बच्चियों। फिर उन्होंने हमें गले लगाया और चले गए। मुझे आज भी अफसोस है कि मैंने डेजी की योजना के बारे में उन्हें नहीं बताया। भगवान ही जानता है, अगर मैंने बताया होता तो वह एक भयानक घटना से बच जाती। अगले दिन स्कूल में मेरी बहन पार्टी की योजना बना रही थी। मैं बस उसके साथ वहां खड़ी थी। उसने 6 से 7 लोगों को बुलाया। घर पहुंचने के बाद डेजी ने कहा, चलो मार्था। मैंने हैरानी से पूछा, कहां? उसने जवाब दिया, घर पर। हमें बहुत सारा काम करना है। मुझे आज रात की पार्टी के लिए जगह को साफ और सजाना है। हालांकि मैंने तय किया था कि मैं उस घर के अंदर कभी कदम नहीं रखूंगी, लेकिन मेरी बहन ने मुझे ऐसा करने पर मजबूर कर दिया। पापा ने लिविंग रूम में शानदार काम किया है। फर्श बिल्कुल नया था और दीवारें भी। घर अंदर से आखिरकार अच्छी हालत में दिखने लगा था। लेकिन जैसे ही मैंने पहला कदम रखा, मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। यह एक गर्मी की दोपहर थी, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे घर के अंदर ठंड लग रही थी। मेरी बहन सामान्य रूप से अंदर चली गई। वह मेरी ओर मुड़ी, जो चिंता भरी आंखों से दरवाजे पर खड़ी थी, और बोली, क्या हुआ? चलो जल्दी करो। हमने कुछ चेन लगाने शुरू किए और म्यूजिक प्लेयर चालू कर दिया। डेजी ने फिर सोफे और फर्श की सफाई शुरू कर दी। दाईं ओर एक सीढ़ी ऊपर के कमरों की ओर जाती थी। मैं ऊपर चला गया। पहली मंजिल जर्जर हो चुकी थी और इस्तेमाल में नहीं थी। यहां मरम्मत का काम अब भी शुरू नहीं हुआ था। गलियारे के अंत में खिड़की पर एक गंदा फटा हुआ पर्दा लटका हुआ था। मैं वहां खड़ा था जब अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरी गर्दन पर सांस ली हो। मैं तुरंत पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मैंने अपनी बहन को इस घटना के बारे में नहीं बताया, क्योंकि मुझे पता था कि वह मेरी बात पर विश्वास नहीं करेगी। हम घर आ गए। करीब रात के 8 बजे हमारे घर के पास 2 कारें आकर रुकीं। मैंने अपनी खिड़की से देखा कि मेरी बहन और उसके दोस्त पार्टी करने के लिए उस सुनसान घर की ओर जा रहे हैं। डेजी मेरी ओर मुड़ी और हाथ हिलाया। मैं अपने बिस्तर पर लेट गया और उस घर में महसूस हुई अशुभ उपस्थिति के बारे में सोचता रहा। मुझे पता नहीं चला कि मैं कब सो गया, लेकिन अचानक एक तेज चीख सुनकर मेरी नींद खुल गई। मैंने आवाज पहचान ली। वह डेजी थी। मैं घर की ओर दौड़ पड़ा। रात के 11 बज चुके थे। पहले ही मैं अंदर जा पाता, उससे पहले ही मैंने देखा कि 2-3 लोग मेरी बेहोश बहन को घर से बाहर ले जा रहे हैं। वे उसे उसके कमरे में ले गए और बिस्तर पर लिटा दिया। वह पूरी तरह बेहोश थी। मैंने सुनहरे बालों वाली लड़की से पूछा, मेरी बहन को क्या हुआ? उसने तनाव भरी आवाज में जवाब दिया, हम नहीं जानते मार्था। डेजी 1 मिनट के लिए ऊपर गई थी, फिर हमने उसकी चीख सुनी। हालांकि उसे कोई चोट नहीं आई है। मुझे लगता है वह डर गई और बेहोश हो गई। मैं पूरी तरह अकेली थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करूं। मुझे घबराया हुआ देखकर ग्रुप में से एक लड़के ने कहा, चिंता मत करो, सुबह तक वह ठीक हो जाएगी। शायद उसने शराब पी ली थी और उस पुराने घर में कुछ देख लिया होगा। उसे बस सोने दो। अगर तुम्हें किसी भी मदद की जरूरत हो तो हम में से किसी को भी बुला लेना, हम तुरंत आ जाएंगे। वे सब चले गए। मैंने अपने पापा को फोन नहीं किया, क्योंकि मैं पहले ही उनसे जानकारी छुपाने के लिए दोषी महसूस कर रही थी। डेजी पूरी रात सोती रही। उस रात के बाद डेजी पूरी तरह से बदलने लगी, जैसे वह कोई और ही इंसान हो गई हो। उसने बाहर जाना बंद कर दिया। वह अपने कमरे की खिड़की के पास बैठती और पूरे दिन उस सुनसान घर को घूरती रहती। उसका अजीब व्यवहार देखकर मेरे पापा और मैं घबरा गए। वह उस घर की ओर देखते हुए पागलों की तरह बड़बड़ाती थी, जैसे वह बहुत तेजी से कुछ जप रही हो।
कभी कभी वह खुद ही हंस पड़ती, जैसे किसी से बात कर रही हो। मेरे पापा ने अपने एक दोस्त को बुलाया जो मनोचिकित्सक था, ताकि वह डेजी की जांच कर सके। उसने डेजी के साथ एक थेरेपी सत्र किया, लेकिन सत्र खत्म होने से पहले ही डेजी सोफे से कूद गई और डॉक्टर की गर्दन से मांस का एक टुकड़ा काट लिया और पागलों की तरह हंसने लगी। मेरे लिए यह एक भयानक दृश्य था। उसके खून से सने मुंह से खून में लिपटा मांस का टुकड़ा लटक रहा था और उसकी आंखें इतनी बड़ी हो गई थीं जैसे किसी भी पल बाहर निकल जाएंगी। हर बार जब हम किसी डॉक्टर से सलाह लेते, वह हिंसक व्यवहार करने लगती थी। मेरे पापा रात को सो नहीं पाते थे। हम बहुत तनाव में थे और समझ नहीं पा रहे थे कि उसे जो भी हुआ है उसका इलाज कैसे करें। फिर अचानक एक रात मैंने अपने पापा को पुराने घर वाली घटना के बारे में बताया। वह घबरा गए और मुझ पर इस बात को इतने समय तक छुपाने के लिए डांटने लगे। हम लिविंग रूम में बहस कर रहे थे, तभी हमें एक अजीब चबाने की आवाज सुनाई दी। यह आवाज डेजी के कमरे से आ रही थी। हम उसके कमरे की ओर भागे और जैसे ही हमने धीरे धीरे दरवाजा खोला, मेरा दिल बैठ गया। डेजी अपने कमरे के फर्श पर बैठी एक मरा हुआ चूहा खा रही थी। मैं समझ नहीं पा रहा था कि वह मेरी बहन है या कोई भूत प्रेत से ग्रस्त प्राणी। उसने हमें देखा और कुछ बड़बड़ाने लगी। उसकी आंखों की पुतलियां बेतहाशा घूम रही थीं और अचानक उसकी आंखों की पुतलियां अंदर की ओर पलट गईं। वह एक कुत्ते की तरह खड़ी थी। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हो गई थीं। मैं चिल्लाई और अपने कमरे की ओर भाग गई। मेरे पापा ने पैरामेडिक्स को बुलाया और मैंने देखा कि वे मेरी बहन को ले जा रहे हैं। उसे स्ट्रेचर पर कसकर बांधा गया था, जैसे उन्होंने किसी जंगली जानवर को पकड़ लिया हो। डेजी पागलों की तरह चिल्ला रही थी और गालियां दे रही थी। डॉक्टर भी नहीं बता सके कि उसके साथ क्या हुआ था। वे बस यही सोचते हैं कि वह अचानक पागल हो गई है। लेकिन मुझे पता था कि इसका कुछ न कुछ संबंध उस घर से है। मैंने उस घर के बारे में खोजबीन की और उसके बारे में कुछ बहुत ही डरावनी जानकारी इकट्ठा की। उस घर का पिछला मालिक एक बूढ़ा पागल आदमी था। उसके बेटों ने उसे वहीं मरने के लिए छोड़ दिया था जब वह बूढ़ा हो गया था। अपने आखिरी दिनों में वह हर इंसान को चिल्लाता और गालियां देता रहता था। स्थानीय लोगों ने मुझे बताया कि वह इतना हिंसक था कि कोई भी अंदर नहीं जा सका, भले ही वे उस बूढ़े आदमी की मदद करना चाहते थे। खाने पीने की चीजें खत्म हो जाने पर उस बूढ़े आदमी ने जो भी मिल सका खा लिया और यहाँ तक कि अपनी ही पेशाब भी पी ली। मैंने अपने पापा से बार बार कहा है कि डेजी का झाड़ फूंक करवाएं, लेकिन वह मेरी बात पर विश्वास नहीं करते। ऐसा लगता है जैसे उस रात डेजी के बेहोश होने की घटना मैंने छुपा ली थी। उसके बाद से उन्हें मेरी कोई बात परवाह नहीं है। गुस्से और निराशा में एक रात मेरे पापा ने उस सुनसान घर को जला दिया। उनकी नौकरी छूट गई और अब वे अपने एक पुराने दोस्त के साथ रहते हैं। मैं पढ़ाई और काम दोनों करता हूँ ताकि अपनी जिंदगी चला सकूं। मैं अपने पापा से सिर्फ तब मिलता हूं जब हम डेजी से मिलने जाते हैं, लेकिन अब डेजी हिंसक नहीं रही। वह शायद ही कभी कुछ बोलती है। वह बस अपनी केबिन की खिड़की से हर समय बाहर देखती रहती है।